नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एग्री इन्फॉर्मेटिक्स के टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी कंसेप्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलते हैं। मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी इज़ ए स्टोरेज डिवाइस ऑब्लिक प्लेस दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन एज द वर्ड implied. Memory means the place where we have to store anything. This is very essential part of human being. Just like this, memory is also very important for computer system because in computer system we have to store some data or information, and for storing these items we need some memory or space. कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसा कि नाम से क्लियर है कि मेमोरी वह होता है जहां पर हम कुछ स्टोर करके रख सकें। इसी तरह कंप्यूटर के लिए मेमोरी बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम डेटा को स्टोर करके रख सकें। नेक्स्ट चलते हैं। मेमोरी आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी अल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी विच इज़ लोकेटेड in the motherboard of system, or as we say, which is directly connected to the CPU. It is the place where only little bit of data are stored either by manufacturer or by user. तो प्राइमरी मेमोरी वह होती है जिसको हम मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी बोलती हैं। यह सीधे कंप्यूटर CPU से जुड़ा रहता है जहां थोड़ा बहुत डाटा एकत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्राइमरी मेमोरी दो भागों में बांटा गया है, रैम और रोम। तो रैम और रोम के बारे में जानते हैं। रैम क्या है? रैम आल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर्ड द डेटा विच द यूज़र currently uses, or as we say, it stores the data temporarily in it. RAM needs power or electricity to work. When the computer power is turned off, then all the data in it will be erased automatically. रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंतर्गत डेटा को किसी भी डेटा को हम टेम्प्रोरी एकत्रित कर सकते हैं। और रैम को काम करने के लिए पावर या बिजली की आवश्यकता पड़ती है। अगर बिजली किसी कारणवश चली जाती है तो सारा डेटा ऑटोमेटिकली मिट जाता है। रैम इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। रैम को दो भागों में विभाजित किया गया है, SRAM एंड DRAM। SRAM में चलते हैं तो नोन एज स्टैटिक रैम। द वर्ड स्टैटिक रिफर्स दैट द मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू। दैट्स वाई वी कैन से दिस इज volatile in nature, as RAM does not need to be refreshed periodically. SRAM is faster but more expensive than DRAM। मतलब SRAM को हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। यह DRAM से महंगा होता है तथा इसमें जब तक बिजली रहती है तब तक मेमोरी अपनी सामग्री को बरकरार रखती है तथा इसमें रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और DRAM क्या होता है? DRAM known as dynamic RAM. It also contains data only when electricity is available. DRAM needs to refresh periodically. Due to this RAM works slower than SRAM. SRAM generally PC users
this RAM because it is much cheaper than SRAM and requires less। मतलब SRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको। इसके डेटा जो भी होता है, जब बिजली होती है इसमें डेटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यह SRAM से सस्ता होता है। जैसे कि हम अगर किसी भी पेज को खोले हुए हैं, कोई डेटा सेव किए हुए हैं, जैसे हम अगर क्रिकेट वगैरह देख रहे हैं तो उसमें हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, तब वो स्कोर हमको दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रोम के बारे में पढ़ते हैं। Known as read-only memory as the word refresh, mainly it can only read the data which is stored in it. This memory is mainly used by our computer when we just turn on our computer. It contains BIOS of system. This is non-volatile in nature. रोम क्या है? रोम को हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं तथा इसके अंतर्गत केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है जो इसमें संग्रहित होता है। नेक्स्ट चलते हैं। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम। ये 3 प्रकार का होता है, पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम, जिसका पूरा नाम है। पी रोम का है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड ई पी रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है प्राइमरी डाटा। ये हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज auxiliary memory, that the memory unit which is provide backup storage called secondary memory. The place where we store our personal data in computer system is known as secondary memory. In this we store data so that when the data is needed we can easily retrieve it. This is the fundamentals component of computer system. It is non volatile in nature so that we cannot lose the data when power supply is off. सेकेंडरी डाटा क्या है इसके? इसे हम सहायक मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। यह जो डाटा होता है उसको बैकअप स्टोरेज प्रदान करती है तथा इसे सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत डेटा को हम संग्रहित करते हैं तथा इसमें डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जिससे जब ज़रूरत हो तब हम उस डेटा को आसानी से प्राप्त कर सकें। इसमें बिजली की पूर्ति न होने पर भी डेटा को किसी दूसरे सिस्टम के माध्यम से भी डेटा को हम देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज। ये हमें मेमोरी की कुछ यूनिट हैं। बिट, जिसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं, बाइट। जैसे इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ जाते हैं, जैसे कि पूछ लिया कि 1 KB बराबर कितने बाइट, तो 1024 बाइट बराबर 1 KB। 1 MB बराबर कितने KB, तो 1024 KB बराबर 1 MB। और एक क्वेश्चन ये सब तो है ही, इसके साथ एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन और बनते हैं जिसमें कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो सबसे छोटी यूनिट बिट है और सबसे बड़ी यूनिट है जो वो है जियो बाइट, जो सबसे लास्ट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बीच अंतर क्या है? प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। इसमें ये मेमोरी जो है मेन मेमोरी होती है, तथा सेकेंडरी मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, ये सहायक मेमोरी होती है। इट इज़ टेम्पोररी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर एंड परमानेंट मेमोरी of a computer. It has fast access time, इसका slow access time. It is smallest in size और it is biggest in size. Next चलते हैं operating system. Operating system is a collection of set of programs which manages
all the resources of the computer system. It is an intermediate between the user and hardware. The operating system provides an interface for user to communicate with the computer. It also manages the use of hardware resource and enables proper implementation of application programs. In short, operating system is the master control program of a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को के सेट को हम एक संग्रह कह सकते हैं जिसमें कि जो कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है। यह यूज़र और हार्डवेयर मीन सिस्टम, ठीक है, यूज़र मतलब हम हो गए और हार्डवेयर मतलब सिस्टम हो गया, कंप्यूटर हो गया। यह यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरमीडिएट का कार्य करता है। यह संचार के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। यह कंप्यूटर का मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसकी जो विशेषताएं हैं, शेड्यूलिंग है, मेमोरी मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, इंटरफेस विद डिफरेंसेस सॉफ्टवेयर है, डिवाइस मैनेजमेंट है एंड फाइल मैनेजमेंट। मतलब इसका जो विशेषताएं हैं, शेड्यूलिंग कवर करता है, मेमोरी को मैनेज करने कवर करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है, इंटरेक्ट विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस मैनेजमेंट कवर करता है, मैनेज करता है एंड फाइल को मैनेजमेंट का कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये 5 प्रकार का है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क टू सबमिट सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब्स टुगेदर। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर टू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद आवर कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है पेस्टिसाइड फर्स्ट एंड थर्ड एंड फर्टिलाइज़र 2, 4 एंड 5। मान लीजिए ये बैच हो गया, ठीक है। तो जब हम किसी भी डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम में रखते हैं, जैसे आकाश, आयुष, अजय, अमन, अनुराग, इसमें क्या हुआ, जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स को हमने ये सारी चीज़ें दी। तो जो बैच सिस्टम में बना होगा, अगर सिस्टम 1 और 3 मतलब आकाश और अजय इस बैच में अगर जा रहे हैं तो ये दोनों इसी बैच में जाएंगे। अगर मतलब जैसे इनका जो जॉब है, ये जो वर्क करना चाहते हैं, अगर आकाश और अजय एक ही जॉब है, इनका जो सोचना है, जो इनका वर्क है, सब एक ही है, तो बैच नंबर 1 में जाएगा, जिसमें 1 और 3 लिखा हुआ है पेस्टिसाइड वाले में। मान लीजिए पेस्टिसाइड का दोनों वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर 2, 4 एंड 5 ये आयुष, अमन और अनुराग, ये अगर तीनों लोग बैच 2 में जाएंगे। क्यों बैच 2 में जाएंगे? क्योंकि अगर इनका वर्क एक ही है तो सिस्टम ऑटोमेटिक ऑपरेट करके इसको सिस्टम 2 में डालेगा, बैच 2 में डालेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड नेक्स्ट चलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स विद time sharing concept. Here the CPU will provide a same time period to each and every process to complete its task as soon as possible, whether it is a long process or short process. मतलब ये है कि CPU जैसे है, उससे अगर हमारा 4 प्रोसेसर जुड़ा हुआ है 1, 2, 3, 4 जैसा कि इसमें शो किया है मैंने, तो अगर ये प्रोसेसर को अगर 10 सेकेंड पर प्रोसेसर लग रहा है CPU को वर्क करने में, तो सभी को 10 सेकेंड ही वर्क लगेगा। टाइम जो लगेगा वो सभी को 10 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश प्रोसेसर फर्स्ट ने 10 सेकंड की जगह 2 सेकंड में वर्क कर दिया, तो 2 सेकंड के बाद जो 8 सेकंड बचा वो सेकंड प्रोसेसर को चला जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी सिस्टम जो टाइम प्रोवाइड करता है वो बिल्कुल सेम प्रोवाइड करता है सभी सिस्टम को, लेकिन अगर कोई वर्क स्पीड से कर लेता है तो उसका जो बचा हुआ टाइम है वो दूसरे को प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं distributed operating system. When many computers are interconnected to each other through a network for a purpose of sharing their tasks, then it is called distributed operating system. Equal load provided for per system and net destroy so all communication channel break. मतलब ये है कि जो हमने इसमें शो किया है, अगर नेटवर्क है, नेटवर्क जो मॉनिटर को लोड प्रोवाइड करेगा
जो स्पीड प्रोवाइड करेगा वो सभी को इक्वल ही प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी को कम प्रोवाइड करे और किसी को ज़्यादा। और अगर किसी कारणवश नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन है वो किसी कारणवश डिस्ट्रॉय हो गया, ब्रेक हो गया, तो सारे मॉनिटर का सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि क्लोज हो जाएगा जो सिस्टम वर्क कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैव ए सर्वर that concepts many other client computers, so we can easily share our files, resource and many more from the server machine to all the machine which are connected through a server। सर्वर जो होता है वो 3 प्रकार से वर्क करता है, स्टोरेज, बैकअप और सिक्योरिटी का। तो सर्वर अगर किसी भी मॉनिटर को, सिस्टम को जो भी प्रोवाइड करता है वो सभी को बराबर मात्रा में नेटवर्क को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बहुत ही इजी तरीके से अपना वर्क करता है। ये जो है सिक्योरिटी प्रदान करता है, मतलब जैसे भी हमने किसी भी कंप्यूटर में अगर कोई चिप लगाते हैं तो उस चिप जैसे ही लगाते हैं ऑटोमेटिक स्कैनिंग करने लगता है। मतलब जो चीज़ कंप्यूटर को प्रोवाइड, अगर हम सर्वर होता है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वर्क करने लगती है। ठीक है, स्टोरेज, बैकअप एंड सिक्योरिटी, ये 3 प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए वेरी यूजफुल वेयर वी रिक्वायर्ड ए क्विक रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल मिसाइल सिस्टम वेयर द मिसाइल हैज़ टू बी लॉन्च्ड at a certain time, hospital etc. In this operating system, CPU provides maximum efforts to its task with quick response. Quick response generally used in scientific engineering, NASA and many more organization. This operating system is very costly। मतलब ये है कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि हम जनरली इसका यूज़ जो है साइंटिफिक इंजीनियर लोग करते हैं, जिसमें नासा में और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हॉस्पिटल है, मिसाइल सिस्टम है। क्या है, इसमें बहुत ही स्पीड से सिस्टम वर्क करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम CPU प्रोवाइड्स मैक्सिमम ऑफर्स, CPU जो है मैक्सिमम ऑफर्स प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि कितनी जल्दी वर्क हो जाए। जैसे हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, ऑपरेशन वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें तुरंत का तुरंत हमें कोई भी चीज़ पता चलती रहती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।